अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक इल्मी बहस का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस इल्मी बहस को बहुत संजीदा नोयत का हामिल समझना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे मुख्तलिफ थेरीज़ भेजते हैं और ये कहते हैं कि जी हमने एक नई थेरी बना दी है, इसे आप चेक कर लें। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि थेरीज़ का वजूद कैसे आता है और अगर आपने एक नई थेरी देनी है तो उसमें कौन कौन से अवामिल कारफरमा होने चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि दुनिया में थेरीज कैसे बनाई जाती हैं और उन्हें टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक मॉडल के साथ। आप इस मॉडल को देख सकते हैं, इसमें एक तरफ आपको रियल वर्ल्ड दिखाई गई है, रियलिटी दिखाई गई है। यानी हम दुनिया में उठते बैठते घूमते फिरते मुख्तलिफ कुदरती मराहिल से गुजरते हैं। इन नेचुरल प्रोसेसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन नेचुरल प्रोसेस पर बेस करते हुए उनका एक आसान मॉडल बना देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताने की कोशिश करता हूं कि फ़र्ज़ कीजिए कई लोगों ने देखा कि दुनिया में जो स्वान्स हैं, परिंदे हैं, स्वान्स हैं, वो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो उस बात से उन्होंने इंड्यूस किया, उन्होंने इस नतीजे को अखज़ किया कि स्वान्स हमेशा सफ़ेद रंग के ही होंगे। तो हमने एक सिंपल मॉडल बना लिया, हमने एक थ्योरी बना ली, हमने एक सिंपल मॉडल बना लिया कि सारे स्वान्स वाइट कलर के ही होंगे। ये हमारी थ्योरी बन गई। अब इस थ्योरी को टेस्ट भी करना है और टेस्ट के लिए हमें डिडक्शन करनी होगी। जब भी स्वान का लफ्ज़ आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये स्वान्स तो हमेशा वाइट कलर के होंगे। लेकिन किसी शख्स ने बहुत दूर दुनिया के एक हिस्से में काले रंग का स्वान देख लिया और हम तक यानी साइंसदानों तक ये ऑब्जर्वेशन पहुंची कि स्वान काले रंग का भी देखा गया है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम उस ऑब्जर्वेशन को चैलेंज करें और अमूमन चैलेंज किया जाता है और दोबारा उसे देखा जाता है कि क्या वो सही ऑब्जर्वेशन, सही मुशाहिदा है। और अगर ये साबित हो जाए कि ये मुशाहिदा बिल्कुल ठीक है तो फिर हमें अपनी थ्योरी को बदलना होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि दुनिया में सारे स्वान्स सफ़ेद रंग के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर स्वान्स सफ़ेद रंग के होते हैं, क्योंकि हमें काले स्वान्स भी मिल चुके हैं। तो एक तरफ हम इंडक्शन करते हैं यानी जनरलाइजेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कई ऑब्जर्वेशंस को देख के हम एक जनरलाइज फार्मूला बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। और दूसरी तरफ उस थ्योरी से हम फिर दुनिया को ही टेस्ट करते हैं, डिडक्शन करते हैं और उसको चेक करते रहते हैं कि क्या ये थ्योरी, इसको जब टेस्ट किया जाता है तो ये थ्योरी ठीक निकलती है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल साइकिल है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे जनरलाइजेशन करते हैं, छोटी सी ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर समझते हैं कि पूरी दुनिया में या पूरी यूनिवर्स में ऐसा ही प्रोसेस होगा और उससे हम एक थ्योरी बना देते हैं और फिर उस थ्योरी से हम टेस्ट करते हैं, हम उस थ्योरी से प्रिडिक्शंस करते हैं और उन प्रिडिक्शन के बाद हमारे पास एम्पिरिकल टेस्टिंग का जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि क्या ये थ्योरी ठीक है या इस थ्योरी में अभी बेहतरी की गुंजाइश है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा F=ma, यानी अगर हमने किसी मास को खास एक्सेलरेशन तक लेके जाना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मास ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख रहा हूं, तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर मास कम है तो हमें उसी एक्सेलरेशन पर ले जाने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ये फॉर्मूला हमें दिया न्यूटन ने। न्यूटन ने देखा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं वो ख़ास किस्म के कवानीन की पाबंद होती हैं, जिसमें से एक कानून ये था और उन्होंने सिर्फ चीज़ों को देखकर इस कप को मूव किया और इससे अखज़ किया और इस पूरे फॉर्मूले को एक जेनेरिक वैल्यू दे दी, F=ma। अब हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इस पर इतनी फोर्स लगेगी और इसका मास इतना है तो ये कितनी तेज़ी से एक्सेलरेट करेगी, या कोई चीज़ ज़मीन पर गिरेगी तो वो कितनी तेज़ी से एक्सेलरेट करेगी। हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो फिर हम उसे टेस्ट भी करते हैं। लेकिन थेरीज बाउंडेड होती हैं, यानी वो कुछ टाइम के लिए ठीक होती हैं और कुछ हिस्से के लिए ठीक होती हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल है इसी फॉर्मूले की। अगर इस फॉर्मूले को आप बड़ी दुनिया से यानी क्लासिकल वर्ल्ड से निकाल कर क्वांटम लेवल पर ले जाएं और पार्टिकल्स पर अब इसको लागू करने की कोशिश करें तो ये फॉर्मूला वहां पर बुरे तरीके से फेल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस फॉर्मूले के ठीक होने का एक हिस्सा है, इसकी बाउंड्रीज हैं,
उस बाउंड्रीज में तो ये काम करेगा, लेकिन अगर उस बाउंड्री से हम बाहर निकलेंगे तो ये थ्योरी या ये फॉर्मूला उस तरीके से काम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जब हम उसे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ लेके जाते हैं या हम बिग बैंग की तरफ लेके जाते हैं तो वहां पर आइंस्टाइन की ये थ्योरी फेल होना शुरू हो जाती है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये कि थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज हमने बनाई हैं वो उनकी बाउंड्रीज हैं, ऐसी कोई थ्योरी अभी तक हमने नहीं बनाई जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो टाइम के बाद इम्प्रूवमेंट मांगती हैं, उनकी टाइम में एक खास विंडो मौजूद होती है। मैं आपको लेकर चलता हूं डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरफ। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बताती है कि स्पीशीज वक्त के साथ बदलती हैं। ये बदलना नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर जेनेटिक वेरिएशन की तरफ से भी। मैंने इस पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन डार्विन की थ्योरी भी टाइम बाउंड है और इसकी बाउंड्रीज भी हैं। मसलन अगर आप डार्विन की थ्योरी को देखें तो वो ये अज्यूम करती है कि स्पीशी जानदार है, यानी लाइफ मौजूद है, और फिर वो स्पीशी वक्त के साथ कैसे अपने आप को इर्तिका की तरफ लेके जाएगी या इवॉल्व होगी। लेकिन डार्विन ये नहीं बताती, या उनकी थ्योरी ये नहीं बताती कि बगैर किसी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। जिस तरीके से हम समझते हैं कि हमारी दुनिया पर जिंदगी का आगाज हुआ, लेकिन जिंदगी का आगाज और उसके इर्तिकाई मराहिल तो डार्विन की थ्योरी बता देती है, लेकिन जिंदगी का आगाज कैसे हुआ इस पर डार्विन की थ्योरी खामोश है। क्या जिंदगी का आगाज बेजान चीजों से हुआ जिसे एबायोजेनेसिस कहते हैं? तो हम और किस्म की थ्योरी से इस सवाल के जवाब का हल ढूंढ रहे हैं। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि हमारी ये भी कोशिश है कि हम एक यूनिफाइड थ्योरी की तरफ लेके जाएं, यानी यूनिफिकेशन की तरफ लेके जाएं। हम एक ऐसी थ्योरी लाएं जो कि तमाम थ्योरीज का अहाता करे, जिसे हम यूनिवर्सल थ्योरी कहें या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहें। इस थ्योरी के आने का मकसद यह है कि अब अगर हमारे पास ये थ्योरी आ चुकी है तो हम कायनात में किसी जगह भी कोई एक्सपेरिमेंट करें, उसके रिजल्ट को हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा। हमें उस एक्सपेरिमेंट की इनिशियल कंडीशंस को डिफाइन करना होगा और हमारे पास थ्योरीज मौजूद हैं और हम उनके रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं। तो आइंस्टाइन का यह ख्याल था और उनका ख्वाब था कि वो एक ऐसी थ्योरी बनाए जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जा सकता है हो, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में मैं ये भी बता दूं कि अगर हम ऐसी थ्योरी बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं, जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, तो इस थ्योरी को, इसकी कंप्यूटेशन को हासिल करने के लिए, यानी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन देने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। इतनी बड़ी कंप्यूटेशनल पावर इंसान किस तरीके से बनाएगा? क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है? ये एक सवालिया निशान है अगर हम ऐसी थ्योरी बना भी लेते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा आपकी तवज्जो दिलाऊंगा प्रॉब्लम्स की तरफ। देखें, थ्योरी का एक स्कोप होता है और उसकी एक टाइम पीरियड होता है। थ्योरी ने कई चीज़ों को हल करना होता है, लेकिन अभी हमारे पास बड़े ऐसे सवालात हैं जिनको हमारी थ्योरीज बयान नहीं कर पाएं। मसलन मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बता देता हूं, क्योंकि अगर आप एक नई थ्योरी बनाने जा रहे हैं तो आपको देखना है कि वो कौन से ऐसे सवाल है जिनके जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है और हम अपनी थ्योरी से उनका बयान कर सकते हैं। गिवन दैट कि आपका मैथमेटिक्स, उस पर आपको अबूर हासिल है और आप साइंस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस की इंफॉर्मेशन के बगैर थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एक कागज़ का टुकड़ा होगा, उसकी अफादियत कुछ खास नहीं होगी। वो कौन से सवाल हैं जिन पर मुस्तकबिल में थ्योरीज आ सकती हैं और अभी भी दी जा रही हैं? अगर कायनात बनी तो एंटी मैटर कहाँ गया? क्या हम जानते हैं कि डार्क मैटर क्या है? नहीं जानते। तो डार्क मैटर क्या है, ये वो सवाल है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब हम देखते हैं तो पार्टिकल्स का रवैया एक किस्म का होता है, और अब जब हम उसे नहीं देखते या उसे नहीं देखा जाता तो पार्टिकल का रवैया बदल जाता है। हमारी कायनात में फंडामेंटल कांस्टेंट्स की यही वैल्यूज क्यों हैं जो कि हमें इस वक्त अपनी किताबों में पढ़ाई जाती हैं? इसके अलावा वैल्यूज क्यों नहीं है? तो ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आज भी हम जवाब देने से कासिर हैं, क्योंकि हमारे पास इन थ्योरीज की कमी मौजूद है। मैं आपको ये बताना चलूं कि अगर आप एक नई थ्योरी बनाना चाहते हैं तो उस नई थ्योरी को इन सारे सवालों के जवाब में से कुछ सवालों के जवाब देने होंगे।
फर्ज कीजिए कि हम एक थ्योरी बनाने जा रहे हैं और वो थ्योरी है ग्रेविटेशनल थ्योरी, एक नई थ्योरी देने जा रहे हैं। तो अब इस थ्योरी में 3 चीजें जरूर मौजूद होनी चाहिए। पहली चीज ये हो कि ये ऐसी चीजों को एक्सप्लेन कर सके जो कि इससे पहले ग्रेविटेशनल थ्योरीज में एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। मसलन पहले न्यूटन ने ग्रेविटेशनल थ्योरी दी और उसने हमें बताया कि किस तरीके से दो ग्रेविटेशनल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आप नई थ्योरी दे रहे हैं तो इस फॉर्मूले को या इस थ्योरी को उसे जस्टिफाई करना चाहिए। तो उसे न्यूटन की थ्योरीज को भी जस्टिफाई करना चाहिए, उसे आइंस्टाइन की थ्योरी को भी जस्टिफाई करना चाहिए, उसे यह भी बताना चाहिए कि सेब जब ज़मीन पर गिरेगा तो वो 5 सेकंड के बाद कहाँ होगा, यानी वो प्रिडिक्शन भी दे सके। ये मिनिमम चीज़ें हैं। उसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फिनोमेना को भी जस्टिफाई करना होगा अगर आप एक नई थ्योरी लेके आ रहे हो। ये स्टेप 1 है। उसे मरकरी के ऑर्बिट को भी बताना होगा, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी मरकरी के ऑर्बिट के बारे में कुछ खास नहीं बताती थी, लेकिन जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसमें मरकरी के ऑर्बिट को तफसील से बताया गया। तो अगर आपने एक नई थ्योरी देनी है जो कि एक नए सवाल का जवाब देगी, तो उसे भी इन चीज़ों के बारे में तसल्ली बख्श जवाब देने होंगे। उन्हें लेंसिंग के बारे में बताना होगा, उन्हें रेड शिफ्ट के बारे में बताना होगा कि रेड शिफ्ट क्यों होती है हमारे यूनिवर्स में। उन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताना होगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे अमर्ज होती हैं जब ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं या ग्रेविटेशनल एक्टिविटी होती है। उन्हें न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में बताना होगा। गर्ज ये कि उन्हें वो सारे सवालों के जवाब देने होंगे जो कि आज हम जानते हैं। उसके बाद उन्हें उन सवालों के जवाब भी देने होंगे जो कि आज से पहले हम नहीं जानते। कम से कम एक सवाल का जवाब तो उन्हें ज़रूर देना होगा उस थ्योरी को जो आज से पहले हम नहीं जानते। मैंने आपको जिस तरीके से न्यूटन की एग्जांपल दी कि न्यूटन की थ्योरी को आज भी हम मानते हैं, लेकिन न्यूटन की थ्योरी मरकरी के ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसे एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन की थ्योरी का सहारा लिया गया। आइंस्टाइन की थ्योरी ने बहुत सी और चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस थ्योरी में, न्यूटन की जो थ्योरी थी उसमें जो कमियां थी उसको भी पूरा करने की कोशिश की। आइंस्टाइन के बाद जब आपकी थ्योरी आएगी तो वो न्यूटन की थ्योरी को भी फुलफिल करेगी, आइंस्टाइन की थ्योरी को भी फुलफिल करेगी और उसके बाद मजीद नए सवालों के जवाब देगी। तो ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 ये है कि आपकी थ्योरी को ऐसे प्रिडिक्शंस करनी होंगी जो कि टेस्ट की जा सकें। जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसमें बहुत सी प्रिडिक्शन थी। एक प्रिडिक्शन ये थी कि जब ग्रेविटेशनल एक्टिविटी होती है, मैसिव किस्म की ग्रेविटेशनल एक्टिविटी होती है हमारी कायनात में, तो कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि इंसान कभी भी इन वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 100 साल पहले इंसान के पास टेक्नोलॉजी कभी नहीं आएगी जो इन वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगी, लेकिन सिर्फ 100 साल लगे हमें, सिर्फ 100 साल लगे और आज हम ग्रेविटेशन वेव्स को आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपके पास ऐसे टेस्ट होने चाहिए जिसके जरिए आपकी थ्योरी को परखा जा सके। मसलन एक थ्योरी ये थी कि मरकरी और सूरज के बीच में एक प्लैनेट है जो कि मूव करता है, जिसे वुल्कन कहा जाता है। बड़े आराम से इसे टेस्ट किया जा सकता है। आज आप टेलीस्कोप लें और देखें मरकरी से आगे और सूरज से पहले आपको कोई सियारा नजर आता है। आप इस थ्योरी को ठीक भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं। वक्त के साथ हमें पता चला कि ये थ्योरी गलत थी। इसी तरीके से ब्लैक होल की डिटेक्शन आइंस्टाइन की थ्योरी में हमें नज़र आती है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, उसके जो सोल्यूशंस हैं उनमें ब्लैक होल हमें नज़र आते हैं और आज हम ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर पाए हैं। तो आपने जो थ्योरी देनी है उसमें ऐसे टेस्टेबल आपने प्रिडिक्शंस भी बतानी है कि किसके चीज़ के ज़रिए आपकी थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है और उसे टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वाकई कायनात में ये निज़ाम इसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से आपने अपनी थ्योरी में बताए हैं। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तकरीबन 6 मेजर प्रिडिक्शंस की थी। पहली प्रिडिक्शन थी ग्रेविटेशनल वेव्स, हम डिटेक्ट कर चुके हैं। फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग थी, हम डिटेक्ट कर चुके हैं। फिर टाइम डायलेशन थी, टाइम रिलेटिव होता है, हम उसे प्रूव कर चुके हैं, डिटेक्ट कर चुके हैं। फिर ब्लैक होल्स थे, हम उन्हें देख चुके हैं, डिटेक्ट कर चुके हैं। तो 4 प्रिडिक्शंस तो इस वक्त बिल्कुल ठीक साबित हो चुकी हैं। 2 प्रिडिक्शंस अभी भी हम टेस्ट नहीं कर पाए। एक वाइट होल्स की थी, जिस तरीके से ब्लैक होल हैं उसी तरीके से एक और सेलेस्टियल बॉडी है जिसे वाइट होल कहा जाता है, जो कि हर चीज़ को अपने आप से दूर भेजती है, बाहर की तरफ भेजती है। जिस ब्लैक होल हर चीज़ को एक मैदार से आगे अगर वो आ जाए तो उसे खींच लेता है, वाइट होल इससे बिल्कुल उल्टा काम करता है। और उसके साथ साथ हमारे पास
वर्म होल्स क्या करते हैं कि हमें वो टनल्स मिलती हैं जो कि बहुत लंबे रस्तों में सुरंगें हैं और हम उनके ज़रिए बहुत दूर दूर के फासले चुटकियों में तय कर सकते हैं। तो ये वो दो थेरीज हैं या हाइपोथेसिस हैं जो कि अभी टेस्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि फ़िलहाल हम इनको टेस्ट कर सकें। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत हैं या ये ठीक हैं, इन्हें टेस्ट करने पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो आइंदा से जब भी आप मुझे ईमेल करें या आप थेरी के बारे में सोचें कि मैं एक नई थेरी बना रहा हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास खुद 3 टेस्ट मौजूद हैं। पहला टेस्ट ये है कि उस थेरी को पिछली जितनी भी थेरीज हैं उन्हें सही साबित करना होगा, उनके रिजल्ट्स को ठीक साबित करना होगा, बयान करना होगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें किसी न किसी नए सवाल का जवाब देना होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो थेरी आपने बनाई है उसे टेस्ट किया जा सके, उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं उनके बारे में हम टेस्टिंग करके आने वाले दिनों में बता सकें कि आपकी थेरी, क्योंकि अगर आप ऐसी थेरी बनाएंगे जिसकी कोई टेस्टिंग ही नहीं हो सकती, तो उसे टेस्ट करना या उसे सही साबित करना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए और आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए बनाई गई है, ताकि हम थेरीज़ को बहुत लाइट देते हैं, हमें थेरीज़ को उनका ड्यू ऑनर देना चाहिए। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।